नमस्कार, मैं रवि। आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं जेनेटिक डिसीज अर्थात अनुवांशिक रोगों के बारे में। एक्चुअली में अनुवांशिक रोग अर्थात जेनेटिक डिसीज है क्या, और भैया अनुवांशिक रोगों के नाम भी मैं आपको इस वीडियो में लिखाने वाला हूं। लेकिन गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बता देता हूं कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए भैया, ह्यूमन डिसीज। ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। और गाइज, इस चैप्टर की 44 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज ये 45 नंबर की क्लास है और इस क्लास में हम जेनेटिक डिसीज यानी कि अनुवांशिक रोगों की शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इन पिछली 44 क्लासों में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। गाइज, नंबर 1 पर हमने पढ़ा था बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरियल डिसीज अर्थात जीवाणु जनित रोगों के बारे में। जीवाणु जनित रोग ऐसे रोग होते हैं बेटा जो बैक्टीरिया के कारण पैदा होते हैं, यानी कि ऐसे रोग जो जीवाणु के कारण होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है बैक्टीरियल डिसीज। ऐसे कौन कौन से रोग है बेटा जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जैसे कि टीबी, न्यूमोनिया, टाइफाइड, सिफिलिस, लेप्रोसी, पर्टुसिस, डिप्थीरिया, टिटनस, प्लेग, कोलेरा, ये सभी बेटा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। संपूर्ण बैक्टीरियल डिसीज हमने कंप्लीट कर लिए हैं पिछली क्लासों में। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था भैया वायरस डिसीज। वायरस डिसीज अर्थात विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग ऐसे रोग भैया जो विषाणु के कारण पैदा होते हैं। ऐसे रोग जो वायरस के कारण पैदा होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है वायरस डिसीज अर्थात विषाणु जनित रोग। वायरस के बारे में भी गाइज मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, जैसे कि वायरस की खोज किसने की, सबसे पहले खोजा गया वायरस कौन सा है। वायरस को आप सभी को पता है लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। और भी वायरस की संरचना के बारे में मैंने आपको बताया था। वायरस से जितने भी क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताए थे। वैसे ये गाइस बैक्टीरिया के बारे में भी मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी, जो आपसे आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो सभी चीजें बताई थी। बात आती है कि वायरस से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है। एड्स बहुत फेमस बीमारी है बेटा, और एड्स से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। एड्स के बारे में हमने पर्सनल अलग क्लास में पढ़ा था। अब तक गाइज मैंने आपको जितनी भी बीमारियां पढ़ाई है उन सभी बीमारियों के बारे में मैंने अलग से सेपरेट क्लास ली है। अगर मैंने एड्स के बारे में पढ़ा है तो एड्स के बारे में अलग से क्लास ली है, टीबी के बारे में मैंने अलग से क्लास ली है। यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली जितनी भी बीमारी है उन सभी बीमारियों के बारे में बेटा मैंने अलग अलग करके पढ़ाया है। जैसे कि टीबी, न्यूमोनिया, टाइफाइड, सिफिलिस, लेप्रोसी, डिप्थीरिया, टिटनस, प्लेग, कोलेरा, पर्टुसिस, इन सभी बीमारियों के बारे में बेटा मैंने अलग अलग पढ़ाया है। सेम वैसे ही अब तक मैंने जितनी भी बीमारी आपको कराई है उन सभी बीमारियों के बारे में मैंने आपको अलग अलग पढ़ाया है। मैं आपको वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम बता रहा था, तो एड्स, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका वायरस, और बात करें तो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, जर्मन मीजल्स, जेनाइटल हर्पस, वायरल हिपेटाइटिस, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इबोला, इन्फ्लुएंजा, निपाह, पोलियो, रेबीज, मम्प्स, कॉमन कोल्ड। गाइज, ये सभी वायरस से होने वाली बीमारी है। तो वायरस से होने वाली बीमारी हमने कंप्लीट कर ली है। नंबर 3 पर आता है बेटा फंगल डिसीज। फंगल डिसीज अर्थात कवक जनित रोग। कवक जनित रोग ऐसे रोग भैया जो कवक के कारण पैदा होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है कवक जनित रोग। कवक से कौन कौन सी बीमारी होती है, जैसे कि रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म कहा जाता है दाद को, इसके बीज, खाज, एथलीट फुट डिसीज, अस्थमा जिसे आप दमा रोग भी कहा जाता है, बाल्डनेस, गंजापन, ये सभी बीमारियां बेटा कवक से होने वाली बीमारी है। तो इन सभी बीमारियों के बारे में भी हम आपको पढ़ा चुके। नंबर 4 पर प्रोटोजोनल डिसीज। प्रोटोजोनल डिसीज अर्थात कवक जनित रोग। ऐसे रोग बेटा जो कवक के कारण होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है प्रोटोजोनल डिसीज। सॉरी, कवक जनित रोग नहीं भैया, प्रोटोजोआ जनित रोग आएगा। क्या आएगा? प्रोटोजोआ जनित रोग। ऐसी बीमारी
जो भैया प्रोटोजोआ के कारण होती है, ऐसे रोगों को कहा जाता है प्रोटोजोनल डिसीज या प्रोटोजोआ जनित रोग। ऐसे कौन कौन सी बीमारी है, जैसे कि मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, एलिफेंटियासिस या फिर जिसे आप फाइलेरियासिस या हिंदी में हाथी पांव रोग भी कहा जाता है, काला आजार, दमदम फीवर, से काला बुखार भी कहा जाता है। इसके अलावा अमीबियासिस, इसके अलावा डायरिया, पायरिया, ये सभी बेटा प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। तो इन सभी के बारे में बेटा मैं एक एक करके आपको अलग से पढ़ा चुके हैं। कहने का मतलब हम बैक्टीरियल डिसीज कंप्लीट कर चुके हैं, वायरस डिसीज कंप्लीट कर चुके हैं, फंगल डिसीज कंप्लीट कर चुके हैं, प्रोटोजोनल डिसीज कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर 5 पर बेटा आता है आपका जेनेटिक डिसीज। नंबर 5 पर आता है आपका जेनेटिक डिसीज। जेनेटिक डिसीज, अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग, तो आज की इस वीडियो में बेटा हम आपको अनुवांशिक रोगों के बारे में पढ़ाने वाले हैं। एक्चुअली में ये अनुवांशिक रोग है क्या, और भैया अनुवांशिक रोगों के नाम भी मैं आपको इस वीडियो में लिखाने वाला हूं। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, 1 मिनट रुकिए। हाँ, इतनी बात आपको समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हाँ, चैनल पर अगर बेटा आप नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ओके, अब शुरुआत करते हैं बेटा आज की क्लास की। ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो फिर आने वाली 5-7 क्लासों में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात आती है जेनेटिक डिसीज, अनुवांशिक रोग है क्या बेटा ये अनुवांशिक रोग? तो ये ऐसे रोग होते हैं बेटा जो हमें बाय बर्थ यानी कि जन्म के साथ मिलते हैं। ऐसे रोग बेटा जो आपको जन्म के साथ मिले, यानी कि जब आपका जन्म हुआ उस समय भर भी बेटा आपको ये अनुवांशिक रोग होते हैं। तो ऐसे रोग बेटा जो आपको जन्म के साथ मिले, जैसे ही आपका जन्म हुआ वैसे ही बेटा आपको ये रोग मिल जाते हैं। और ये रोग आते किससे हैं? तो बेटा ये माँ बाप से आते हैं। ऐसे रोग बेटा जो आपको जन्म के साथ मिले, ऐसे रोगों को कहा जाता है अनुवांशिक रोग या फिर जेनेटिक डिसीज। ये बेटा जन्म के साथ मिलते हैं हमें, जन्म के साथ ये रोग हमें बेटा जन्म के साथ मिलते हैं। इन रोग का कोई इलाज नहीं होता, इन रोगों का कोई इलाज नहीं होता है बेटा, इन रोगों का कोई इलाज नहीं होता। जिंदगी भर बेटा इनकी दवाइयां चलती रहती है। जब आपकी मृत्यु होगी तब जाकर बेटा इन रोगों से छुटकारा मिलेगा, नहीं तो भैया ये बीमारी आपको जिंदगी भर रहेगी। मैंने कहा कि जेनेटिक डिसीज, अनुवांशिक रोग ऐसे रोग होते हैं जो आपको जन्म के साथ आते हैं, यानी कि जन्म के साथ मिलते हैं। इन रोगों का कोई इलाज नहीं होता, इनकी लगातार दवाइयां चलती रहती है। दवाइयों की सहायता से इन्हें कंट्रोल तो किया जा सकता है, लेकिन बेटा इन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। इतनी बात क्लियर है? ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है। ये बेटा पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है। कहने का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलने वाली बीमारी है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलने वाली बीमारी है। यानी कि दादाजी में कोई बीमारी थी, अनुवांशिक रोग था, दादाजी से आपके पापा में आया, आपके पापा से आप में आया और आपसे आपके बच्चों में चला जाएगा। इस तरीके से बेटा ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलने वाली बीमारी है। इसलिए हमने इसे कहा कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलने वाली बीमारी है। मैंने कहा कि ये हमें जन्म के साथ मिलती है, इन रोगों का कोई इलाज नहीं होता। ऐसे रोगों को कहा जाता है बेटा जेनेटिक डिसीज या फिर अनुवांशिक रोग। सॉरी, ऐसे रोगों को क्या कहा जाता है बेटा? ऐसे रोगों को कहा जाता है अनुवांशिक रोग। इतनी बात समझ में आ गई? अब बेटा ये हमारे शरीर में कैसे आती है? तो देखिए, जब हम मां के पेट में रहते हैं, जब हम मां के पेट में रहते हैं, जब हम बेटा मां के पेट में रहते हैं, तो उस समय बेटा हमारे शरीर का निर्माण हो रहा होता है। जब हम मां के पेट में रहते हैं तो उस समय बेटा हमारे शरीर का निर्माण हो रहा होता है। अब आप सभी को पता है हमारे शरीर की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कोशिका होती है, यानी कि हमारा जो पूरा शरीर होता है बेटा वो कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। किससे मिलकर के बना हुआ होता है? कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। हजारों, लाखों, करोड़ों, मिलियन, ट्रिलियंस हमारे शरीर में बेटा कोशिका पाई जाती है। तो आपके कोशिकाओं में 2 चीजें होती है, एक होता है जीन और एक होता है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स का मतलब होता है बेटा गुणसूत्र, और बेटा जीन को हिंदी में जीन ही कहा जाता है।
जब इन दोनों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जब इन दोनों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जब इन दोनों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है बेटा, इन दोनों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जब आप माँ के पेट में रहते हो, तब जाकर के बेटा आपको ये अनुवांशिक रोग दिखाई देता है, ये जेनेटिक डिसीज दिखाई देता है। जब आप माँ के पेट में होते हो, जिस समय आपके शरीर का निर्माण हो रहा होता है कोशिकाओं से, उस समय कोशिकाओं में पाए जाने वाला जीन और बेटा गुणसूत्र में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बेटा आपको अनुवांशिक रोग होगा, तब बेटा आपको जेनेटिक डिसीज होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये बेटा कोशिकाओं में पाया जाता है, या आपकी कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन? आपका भैया ये जीन और ये क्रोमोजोम। इतनी बात क्लियर है। अब बात आती है कि क्रोमोजोम क्या है और ये जीन क्या है, तो इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि बेटा आपको ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज नहीं समझोगे तो फिर आप बेटा आगे जाकर के जब मैं आपको रोग पढ़ाऊंगा तब आपको प्रॉब्लम आ गई। तो ध्यान से समझना बेटा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? किसी को कोई परेशानी यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है भैया तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। अब बात करते हैं कि भाई क्रोमोजोम है क्या। भाई बात आती है कि क्रोमोजोम क्या है और भैया जीन क्या है। ध्यान से समझना बेटा। देखो क्रोमोजोम क्या भैया? क्रोमोजोम, क्रोमोजोम्स यानी कि गुणसूत्र। तो गुणसूत्र क्या है बेटा? तो कोशिका में पाए जाने वाली ये एक धागे नुमा संरचना होती है बेटा। ये एक धागे नुमा संरचना होती है। यह एक धागे नुमा संरचना होती है। किस तरीके की दिखाई देती है आपको? कुछ इस तरीके की ये दिखाई देती है भैया। और हर हमेशा ये जोड़े में उपस्थित होती है। हर हमेशा ये जो क्रोमोजोम होता है बेटा वो जोड़े में उपस्थित होता है। और ये एक धागे नुमा संरचना है, धागे के समान दिखाई देने वाली है एक संरचना है। और बेटा ये हर हमेशा जोड़े में उपस्थित होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ये किसका बना होता है? तो डीएनए व प्रोटीन का बना हुआ होता है। एक बार आपसे एसएससी की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो क्रोमोजोम होता है, जो गुणसूत्र होता है, वो किसका बना हुआ होता है? तो भैया डीएनए व प्रोटीन का बना हुआ होता है। कौन भैया? क्रोमोजोम। इतनी बात क्लियर है। जब बेटा मैंने आपको साइटोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ाया था, यानी कि कोशिका विज्ञान वाला चैप्टर मैंने आपको जब पढ़ाया था बेटा, कोशिका वाला चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो उस समय मैंने आपको क्रोमोजोम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया। अगर आपने कोशिका वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया तो मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप पढ़ सकते हो बेटा क्रोमोजोम के बारे में और जीन के बारे में। अब देखिए बेटा, क्रोमोजोम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एक धागेनुमा संरचना होती है। ये हमारे कोशिका में पाया जाता है। कौन? क्रोमोजोम। हर हमेशा जोड़े में उपस्थित होता है। ये डीएनए व प्रोटीन का बना हुआ होता है। याद रखना बेटा, मैं आपको जीन के बारे में बात कर रहा था। जो जीन होते हैं ये बेटा आपके जो क्रोमोजोम होते हैं, इन क्रोमोजोम पर ऐसे बिखरे हुए रहते हैं बेटा। इन क्रोमोजोम यानी कि गुणसूत्रों पर बेटा आपके जीन बिखरे हुए रहते हैं। और ये जीन क्या करते हैं? आनुवांशिक लक्षण होते हैं बेटा। आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, आनुवांशिक लक्षण होते हैं, उन आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं भैया। पहुंचाने का कार्य करते हैं। पहुंचाने का कार्य करते हैं कौन भैया? जीन। मैंने कहा कि ये जीन गुणसूत्रों पर बिखरे हुए रहते हैं बेटा कुछ इस तरीके से, और ये आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे कैसे? आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपके पापा की हाइट थोड़ी ज्यादा है, तो बेटा आपकी भी हाइट ज्यादा है, तो हाइट वाले जो जीन है बेटा वो आपके शरीर में आया आपके पापा से, तो ये एक आनुवांशिक लक्षण है, यानी कि आपके पापा से हाइट वाले जीन आपके शरीर में आए जिसके कारण आपकी हाइट बढ़ी। इतनी बात क्लियर है। दूसरा, आपकी मम्मी का कलर है बेटा वो थोड़ा सा सांवला है। सांवला का मतलब समझते हो ना, थोड़ा सा डार्कनेस है कहने का मतलब। तो बेटा आपका भी कलर अगर डार्कनेस है तो बेटा माता से वो डार्कनेस वाले यानी कि जो सांवले वाले जो जीन है बेटा वो आपके शरीर में, इस जैसे आपका जो रंग है बेटा वो कैसा है? वो बेटा थोड़ा सा डार्कनेस है, यानी कि थोड़े से कहा सांवलेपन हो। अगर आपके पापा की आंखों का कलर लाल है बेटा, कहने का मतलब भूरा भूरा सा है, तो अगर आपकी आंखों का कलर भी भूरा है तो उसका मतलब यह है कि भैया आंखों में कोई जीन में, यानी कि आपको जीन वाला, कहने का मतलब आंखों के रंग वाला जो जीन है बेटा वो आपके शरीर में आपके पापा से है। कहने का मतलब हमारे मम्मी पापा से जो आनुवांशिक लक्षण है वो हमारे शरीर में आते हैं, तो वो किसके कारण आते हैं बेटा? वो जीन के कारण आते हैं।
किसके कारण आते हैं भैया? वो जीन के कारण आते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो जीन क्या करते हैं बेटा? अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि यह कोशिका में पाए जाने वाले एक धागेनुमा संरचना है। हर हमेशा जो जीन होते हैं बेटा वो जोड़े में उपस्थित होते हैं। हर हमेशा जोड़े में उपस्थित होते हैं। इनकी संरचना किसकी बनी हुई होती है? डीएनए व प्रोटीन की बनी हुई होती है। अब इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के बनी होती है। आपके शरीर में एक सेल होती है, यानी कि एक कोशिका होती है। उस एक कोशिका में 23 पेयर्स होते हैं। किसके भैया? क्रोमोजोम के। किसके? क्रोमोजोम के, यानी कि भैया गुणसूत्रों के। यानी कि हिंदी में लिखो तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं भैया आपकी एक कोशिका में। नंबर में बात करूं बेटा तो टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं बेटा? 46 गुणसूत्र होते हैं। हर हमेशा ये आपको याद रखना है कि मानव शरीर की एक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम जो होते हैं बेटा वो 23 जोड़ी होते हैं। नंबर की बात करूं बेटा तो वो 46 होते हैं। एक पेयर में हर हमेशा 2 होते हैं। एक पेयर में हर हमेशा 2 होते हैं। जैसे कि एक पेयर गुणसूत्र की बात करूं तो एक पेयर का मतलब होता है कि 2 गुणसूत्र होंगे। जैसे कि मैंने अगर ये लिखा है तो ये बेटा एक पेयर है, ये एक पेयर है, यानी कि भैया ये 2 गुणसूत्र है। तो ऐसे बेटा याद रखना है 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो टोटल नंबर में कितने होते हैं बेटा? 46 गुणसूत्र होते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो जब आप मां के पेट में रहते हो तब भैया आपके जीन में कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपको बीमारी होगी भैया। और वो उस बीमारी को क्या कहा जाता है? जेनेटिक डिसीज, यानी कि अनुवांशिक रोग कहा जाता है। इस बात का बेटा आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने कहा कि जब आपके शरीर का निर्माण हो रहा होता है आपके मां के पेट में तो एक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि टोटल बेटा 46 गुणसूत्र होते हैं। मान लीजिए कोई कोशिका में 45 ही गुणसूत्र रह गए तो भैया आपको अनुवांशिक रोग होगा। मान लीजिए एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ गया, टोटल 47 गुणसूत्र हो गए तो बेटा आपको अनुवांशिक रोग होगा। मान लीजिए, चलो यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर, फिर आगे आपको और उदाहरण की सहायता से समझाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जब आपके शरीर का निर्माण हो रहा होता है मां के पेट में तो जीन में या फिर क्रोमोसोम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जीन में या क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जीन में या क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तब जाकर के बेटा आपको अनुवांशिक रोग होता है। इतनी बात क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो बेटा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास भेज देना। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, अगर आपको नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये चीजें समझ में आ गई? मिटा दूं भैया? मिटा दूं क्या? ओके, क्रोमोसोम के बारे में और जानते हैं, लेकिन गाइस उससे पहले मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी मेरे बारे में दे देता हूं। देखिए, मेरा नाम है रवि, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। इतनी बात क्लियर है भैया? गाइज, मैं एक महत्वपूर्ण सूचना है, वो सूचना क्या है कि मैं हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं। वो क्वेश्चन या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है या फिर बेटा उस क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना आगे होती है। उस क्वेश्चन का आंसर हर रोज 200, 300, 400 स्टूडेंट देते हैं बेटा। अगर आप नहीं देते हैं तो भैया कम्युनिटी पोस्ट में हर रोज उस क्वेश्चन का आंसर दिया करो, ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे भैया, और आपके एग्जाम में भी वहां से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? एक और महत्वपूर्ण सूचना है भैया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कितनी महत्वपूर्ण सूचना दे रहे हैं, तो भैया महत्वपूर्ण सूचना तो देनी पड़ती है। 1 फरवरी से बेटा बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम रेलवे में। अब तक आपसे आप बायोलॉजी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बायोलॉजी से, वो सभी क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चन हो, एनटीपीसी के हो, एलपी टेक्नीशियन के हो, या फिर आरआरबी जेई के हो, या फिर आरपीएफ के हो, या फिर कोई पैरामेडिकल के हो। तो कहने का मतलब यह है कि भैया रेलवे के जितने भी क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन बेटा मैं आपको करवाने वाला हूं। अब ये नहीं है बेटा कि सिर्फ मैं रेलवे के लिए करवा रहा हूं तो रेलवे के लिए ही वो क्वेश्चन उपयोगी रहेंगे, नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है भैया, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब देखिए भैया क्रोमोसोम के बारे में और जानते हैं। क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र कितने होते हैं भैया?
तो 23 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं और नंबर में बेटा 46 गुणसूत्र होते हैं हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में, सिर्फ शुक्राणु को छोड़कर और अंडाणु को छोड़ करके। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बेटे गुणसूत्र होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है ऑटोजोम्स, ऑटोजोम्स हिंदी में कहा जाता है ऑटोसोम गुणसूत्र, ऑटोसोम गुणसूत्र। दूसरा होता है एलोजोम्स, एलोजोम्स हिंदी में कहा जाता है एलोसोम गुणसूत्र। ये 2 प्रकार के होते हैं भैया। ऑटोसोम जो गुणसूत्र होते हैं बेटा, ये लड़के व लड़की में समान होते हैं, इसलिए मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया। लड़के व लड़की में समान होते हैं। और जो एलोसोम गुणसूत्र होते हैं बेटा, ये लड़के व लड़की में, ये लड़के व लड़की में समान नहीं होते, इसलिए बेटा मैंने बराबर का चिन्ह लगाकर बीच में क्रॉस का चिन्ह लगा दिया, यानी कि लड़के व लड़की में समान नहीं है। अब ऑटोसोम गुणसूत्र कौन से हैं और कहने का मतलब ओलोसोम गुणसूत्र कौन कौन से हैं? तो ऑटोसोम गुणसूत्र मैंने कहा कि बेटा टोटल 23 जोड़ी होते हैं। तो इनमें से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होंगे बेटा, जो लड़के व लड़की में समान रहेंगे, वो 22 जोड़ी गुणसूत्र, यानी कि टोटल संख्या में 44 जो गुणसूत्र है बेटा, वो तो होंगे ऑटोसोम गुणसूत्र। और बेटा एक जोड़ी जो गुणसूत्र है, एक जोड़ी गुणसूत्र है यानी कि संख्या में जो 2 है बेटा, वो होंगे एलोसोम गुणसूत्र। अब वो कौन कौन से होंगे भैया? तो जो लड़का होगा, उस लड़का में तो भैया वो एक जोड़ी गुणसूत्र X और Y होगा, और जो लड़की है अगर बेटा वो, तो भैया उसमें X और X होगा। दिख रहा है आपको? ओके भैया। और बेटा इन्हीं एलोसोम गुणसूत्र को लिंग निर्धारक गुणसूत्र भी कहा जाता है, लिंग निर्धारक गुणसूत्र भी कहा जाता है। लिंग निर्धारक यानी कि सेक्स डिटरमाइंड, डिटरमाइंड क्रोमोसोम भी कहा जाता है, यानी कि लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहा जाता है। जब आप मां के पेट में रहते हो तो उस समय बेटा आप लड़का हो या फिर लड़की हो, वो जो गुणसूत्र डिसाइड करता है बेटा, वो गुणसूत्र होते हैं एलोजोम गुणसूत्र। और बेटा इन्हीं एलोजोम गुणसूत्रों को कहा जाता है लिंग निर्धारक गुणसूत्र, यानी कि सेक्स डिटरमाइंड क्रोमोसोम। तो आप लड़के हो या लड़की हो, वो कौन से गुणसूत्र डिसाइड करते हैं बेटा? तो एलोजोम गुणसूत्र डिसाइड करते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किन गुणसूत्रों को लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहा जाता है? तो बेटा आपको याद रखना है, जो ओलोजोम गुणसूत्र होते हैं बेटा, जो एलोसोम गुणसूत्र होते हैं, उन गुणसूत्रों को लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहा जाता है। कैसे भैया? जैसे कि मान लीजिए मेल है, अब मेल में जो गुणसूत्र होगा वो होगा बेटा 44 प्लस में X और X, क्योंकि भैया 44 तो ये सेम है लड़के व लड़की में, और जो लड़का होगा उसमें बेटा मेल में X और Y होगा, और जो लड़का होगा बेटा उसमें एक जोड़ी X और Y होगा। तो यानी कि एक नॉर्मल जो लड़का होता है, एक नॉर्मल जो मेल होता है, जो पुरुष होता है, उसमें बेटा होता है 44 प्लस में XY। अगर मैं फीमेल के बारे में बात करूं, अगर मैं फीमेल के बारे में बात करूं यानी कि महिलाओं के बारे में बात करूं, तो उनमें जो गुणसूत्र होते हैं वो 44 तो ये लड़के और लड़की में समान हो गए, तो भैया एक और आ जाएगा X और X। ये X लड़की में बेटा ये XX गुणसूत्र होते हैं। तो याद रखना है एलोसोम जो गुणसूत्र होते हैं वो लड़का में तो XY होता है और लड़की में XX होता है। अब देखिए बेटा किस तरीके से यहां से लड़का होगा या लड़की होगी ये डिसाइड करता है। देखिए अगर इस X के साथ में अगर X मिला, यानी कि इस X के साथ में अगर X मिला तो बेटा लड़की होगी। इस X के साथ में अगर इस मेल के X के साथ में अगर फीमेल का X आया तो बेटा लड़की होगी, और अगर मेल के Y के साथ में बेटा अगर ये X आया तो बेटा क्या होगा? तो बेटा लड़का होगा। और दोनों की संभावना 50-50% होती है, दोनों की संभावना 50-50% होती है। आगे 44-44 तो सेम ही है दोनों में। तो बेटा कुछ इस तरीके से लिंग निर्धारक गुणसूत्र जो होते हैं, यानी कि इस X और Y के कारण ही बेटा लिंग का निर्धारण किया जाता है, इस X और Y के कारण ही बेटा लिंग का निर्धारण किया जाता है। तो आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या कह रहा था आपसे कि कब कब आपको जेनेटिक डिसीज होगा, कब कब आपको अनुवांशिक रोग होगा? जब होगा बेटा जब इन गुणसूत्रों में कोई प्रॉब्लम आ गई। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई नॉर्मल लड़का है, अब इस लड़का में गुणसूत्र कितने हैं? 44 प्लस में XY। तो मान लीजिए कोई एक X गुणसूत्र आकर के ऐड हो गया,
तो आपको बीमारी हो सकती है। मान लीजिए कोई लड़की है, इसमें एक वाई गुणसूत्र आकर के ऐड हो गया तो आपको जेनेटिक डिसीज होगा, तब जाकर के आपको अनुवांशिक रोग होगा। यानी कि जब आप माँ के पेट में रहते हो उस समय बेटा आपके जीन में और क्रोमोसोम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो भैया आपको अनुवांशिक रोग होगा। इतनी बात क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। तो इतनी बात क्लियर हो गई भैया। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको जेनेटिक डिसीज के बारे में अच्छे से बता दिया है कि एक्चुअली में जेनेटिक डिसीज होते क्या है। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो भैया वीडियो को बैक करके ले लेना, ठीक है। अब बेटा मैं आपको बता देता हूं कि इन रोगों में यानी कि ऐसे कौन कौन से रोग है जो भैया हमें जन्म के साथ मिलते हैं। तो उन रोगों के मैं आपको नाम लिखाता हूं जिन्हें आप जेनेटिक डिसीज या अनुवांशिक रोग कहते हो। फिर बेटा नेक्स्ट क्लास में हम एक एक करके उन रोगों के बारे में अलग से क्लास में पढ़ेंगे। जैसे कि एक रोग के बारे में एक क्लास में पढ़ लिया, फिर दूसरे रोग के बारे में दूसरी क्लास में पढ़ लिया। इस तरीके से आप सभी को पता है बेटा हम पढ़ते आ रहे हैं। देखिए ऐसे कौन कौन से रोग है बेटा जो अनुवांशिक रोग कहलाते हैं। नंबर 1 पर आता है बेटा कलर ब्लाइंडनेस। नाम याद कर लेना, कलर ब्लाइंडनेस। कौन सा? कलर ब्लाइंडनेस। दूसरा होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जिसे शाही रोग भी कहा जाता है, हीमोफीलिया। तीसरा होता है सिकिल सेल अनेमिया। सिकिल सेल अनेमिया। चौथा होता है भैया कौन सा? थैलेसीमिया। थैलेसीमिया। और नंबर 5वां कौन सा होता है भैया? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नंबर 6 पर होता है बेटा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम लिख लेना भैया, इन रोगों के बारे में अलग अलग से एक एक क्लास में पढ़ेंगे। 7वां होता है भैया टर्नर सिंड्रोम। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो बस, काफी है। 8वां कौन सा है? तो 8वां है भैया पटाव सिंड्रोम। पटाव सिंड्रोम। और 9वां नंबर का कौन सा है भैया? तो 9वां नंबर का है भैया आपका एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम। ये 9 बीमारी आपको याद रखनी है बेटा। इन 9 बीमारियों के बारे में एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। देखिए रेलवे में ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारी चीजें मैं आपके करवा रहा हूँ। अनुवांशिक रोगों में पहला आपको पढ़ना है कलर ब्लाइंडनेस, वर्णाता कहा जाता है हीमोफीलिया, इसे रॉयल डिसीज शाही रोग भी कहा जाता है, सिकिल सेल अनेमिया। नंबर 4 है थैलेसीमिया। नंबर 5वां है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। 6वां है डाउन सिंड्रोम। 7वां है टर्नर सिंड्रोम। 8वां है पटाव सिंड्रोम। और 9वां नंबर का है एडवर्ड सिंड्रोम। इन बीमारियों के बारे में पढ़ना है भैया। तो आशा करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो शेयर कर देना। आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमें कुछ नहीं चाहिए भैया, बस इतना सा चाहिए। और रोज वीडियो देखा करो यार, थोड़ा सा टाइम का भाव रहता है। 1 तारीख से भैया हम फिक्स कर देंगे फिक्स टाइम की क्लासें कब आया करेगी, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।